डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 9वीं वीडियो में पढ़ा था, आज 10वीं वीडियो है कि प्रगति और कार्यक्रम कैसे रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन के। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में फिर 7वां बिंदु आता है चौकीदारी करने देना। बहिष्कार चल रहा था, अवज्ञा चल रही थी सरकार की, तो इसमें तय किया गया कि हम अब क्या नहीं देंगे, कर चौकीदारी कर नहीं देंगे। तो चौकीदारी कर का क्या मतलब है इसको हम समझेंगे, थोड़ा सा इसको फोकस कर लेते हैं। हो गया है, विभिन्न प्रांतों में अलग अलग रूप जो है धारण किया हुआ था। हमने कहा था कि सब जगह जो नमक कानून से नहीं तोड़ा जा सकता था। तो बिहार का जो मुंगेर जिला था, मुंगेर, भागलपुर, सारण, तो यहाँ पर क्या किया गया, फोकस, सारण जिलों में लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। चौकीदारों को त्याग पत्र के लिए प्रेरित किया गया कि चौकीदार भी त्याग पत्र दे दे सरकार से। इन क्षेत्रों में जो कर लगाया जाता था उसका एक हिस्सा चौकीदारी कर के रूप में होता था। गांव के चौकीदार सरकार के सहायक होते थे। पुलिस को सूचना देते थे, कोई भी घटनाक्रम, कुछ भी इंफॉर्मेशन पुलिस को चाहिए होती थी तो लोग चौकीदारों से घृणा करते थे, क्योंकि किसी समय में ये जमींदारों के, और उस समय में भी जमींदारों के भी ये खास होते थे, सहायक का काम करते थे। कुल मिलाकर शोषक प्रवृत्ति के जो लोग थे उनके ये सहायक थे। तो इन जिलों में कांग्रेस जनों ने आंदोलन चलाया। समाज के अन्य लोग भी आंदोलनों में शामिल थे, ये भी एक बात समझने की है। कांग्रेस जनों ने आंदोलन चलाया। जिन लोगों ने साथ नहीं दिया आंदोलन में, उनका बहिष्कार जारी रहा इस समय में भी। उधर सरकार ने लोगों की संपत्ति जब्त कर ली दबाने के लिए। कांग्रेस आश्रम पर कब्जा कर लिया जाता है भागलपुर पे। राजेंद्र प्रसाद ने नेतृत्व किया फिर दौरा करके यहाँ का, जो हमारे राष्ट्रपति बने थे, को ध्यान रहना चाहिए। लगान बंदी आंदोलन संयुक्त प्रांत और गुजरात में लगान न दो का आंदोलन चला। भी लगान न दो, लगान बंद रहेगा। तो संयुक्त प्रांत में तो ये काफी प्रभावशाली रहता है। नेहरू जी के जेल से छूटने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मालगुजारी का जो विरोध है उस वैसे आंदोलन को स्वीकृति दे दी कि अब इसको प्रॉपर चलाया जाना जरूरी है। और आगरा और रायबरेली इस आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे। गुजरात में अगर हम बात करते हैं तो खेड़ा, इन स्थानों पर पहले भी आंदोलन हुए। बारदोली और बड़ौच, इन इलाकों में आंदोलन चलता है। काफ़ी तेज आंदोलन यहाँ पर रहता है। यहाँ पर लोगों ने भू राजस्व देने से मना कर दिया। सरकार ने दमन का सहारा लिया। हजारों किसान अपने मवेशी तथा घर सहित, सामान सहित ब्रिटिश इलाकों से हिजरत मतलब छोड़कर हजारों लोग कहाँ चले गए, बड़ौदा रियासत में चले गए। वहाँ पर अंग्रेजों के ये वाले कानून जो वहाँ पर लागू होते थे वो लागू नहीं होते थे। तो ये लोगों ने वहाँ पर किया, भाई कर नहीं देंगे, कुछ भी करो। वन सत्याग्रह ये कहाँ कहाँ पर चलता है,
महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और मध्य प्रांत या मध्य क्षेत्र में। जनजातियों ने वन कानूनों को तोड़ दिया, तोड़कर जन आंदोलन चलाते हैं। सरकार ने वनों पर कड़े नियम लागू कर दिए थे, जिससे जो ये वन आदिवासी लोग थे, जनजाति लोग थे, इनकी आजीविका पर असर पड़ रहा था। कैसे ये अपना जीवन चलाते, तो इन लोगों ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया। 70,000 लोग जो इकट्ठे हुए, 70,000 लोगों की भीड़ ने आंदोलन में हिस्सा लिया। प्रभात फेरियां और अन्य गतिविधियां, इसमें क्या क्या था? जनता को जगाने के लिए अनेक तरह तरह के जो है तरीके अपनाए गए। उसमें प्रातःकाल लोग क्या करते थे? राष्ट्रीय गान गाते, गीत गाते और प्रभात फेरियां निकाल कर गांव, कस्बों, गलियों, मोहल्लों में जो है ये नियम सा बन गया था कि भी हर रोज ये निकालनी है और लोगों को जगाना है। औरतें और बच्चे भी इसमें भाग लेते थे। सरकार के द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो उन्हें तोड़ने के लिए हाथ से लिखकर या साइक्लोस्टाइल करवाकर, हाथ से लिखते थे। साइक्लोस्टाइल देखना पड़ेगा। या गैर कानूनी जो पत्थर थे, ये सरकार तो इनको कानूनी समझती नहीं थी, तो बड़ी संख्या में ये पत्थर बांटे गए। तो इसमें ये जो बच्चे, औरतें, महिलाएं सब काम करते थे मिलकर, ताकि इनको हाथ से लिखा जा सके। जादुई लालटेन, जादुई लालटेनों के माध्यम से संदेश जो है गांव-गांव में फैलाया गया और स्वयंसेवकों ने लगातार इन गांवों में, इन कस्बों में दौरे किए, जनसभाएं की और इस तरह से जनसभाओं से जो है हर गांव में, हर शहर में, कस्बे में ये इस आंदोलन की विशेषताएं बन गई और माहौल बनता ही गया। उसके बाद आता है दमनकारी नीति। ये सब तरीके होते हैं। तो सरकार दमनकारी नीति अपनाती है। ये आपके 11 बिंदु होते हैं, तो 9वां, 10वां और 11वां। सरकार पहले तो अपनी नीति तय नहीं कर पा रही थी। हम पढ़ के आए थे, हमने पढ़ा था कि बहुचक्की, दिग्भ्रमी से सरकार का मजाक उड़ाया जा रहा था। उसे पहली चिंता अपनी सेवाओं की वफादारी बनाए रखने की थी। ढील छोड़ देने की नीति अपनाई। लेकिन बाद में पटेल को 6 मार्च, नेहरू को 14 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी तक गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। सरकार नज़र रख रही थी सारे आंदोलन पर। लेकिन जैसे ही गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो जोरदार तेजी दिखाई गई। सरकार का मूल्यांकन था कि आंदोलन बहुत ही शक्तिशाली और व्यापक था। नमक बनाया गया, लोगों के द्वारा बेचा भी गया। यात्राओं का आयोजन, हम सब चीज़ें पढ़ के आए हैं अभी कि यात्राओं का आयोजन हुआ, गली मोहल्लों में मीटिंग हुई, जनसभाएं हुई, हड़तालें हुई, जुलूस हुए, धरने हुए, प्रदर्शन हुए, नारे, पोस्टर, पंफलेट, सब कुछ चला। कर्मचारियों पर हमले हुए, पुलिस पर हमले हुए, यातायात रोका, दंगे हुए, गांव के अधिकारियों ने त्याग पत्र दिए। ये सब हम पढ़ के आए। आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए आखिर में सरकार दमनकारी नीति का सहारा लेती है। काफ़ी सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया। पेशावर में हमने पढ़ा था कि गोलीबारी हुई थी, मार्शल लॉ लगा दिया गया। धरासना और भड़ाला,
घटनाएं हमने पढ़ी थी। वहाँ पर लाठियाँ बरसाई गई, कैसे बेतहा वहाँ पर अत्याचार हुए। बड़े बड़े नगरों में भी जहाँ जहाँ प्रदर्शन हो रहे थे वहाँ पर भी लाठियाँ बरसाई गई, अत्याचार किए गए, प्रतिबंध लगा दिया गया प्रेस के ऊपर। नेताओं, स्त्रियों, बच्चों तक को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 गुना गिरफ्तारियां हो गई थी, 3 गुना। अकेले बंगाल से 15,000 लोग गिरफ्तार हुए। तो सब जगह बड़ी संख्या में जो है गिरफ्तारियां होती हैं। तो आंदोलन इस तरह से जो है सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी नीति का सहारा लेती है। तो ये हमने पढ़ा आंदोलन के बारे में, कैसे जो है आंदोलन आगे बढ़ता है। और आखिर में जब ये दमनकारी नीति चलती रहती है तो एक समझौता होता है, जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, जो 5 मार्च 1931 को होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसी समय जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी प्रकाशित हो जाती जब दमन का सहारा चल रहा था। रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स की कोई चर्चा नहीं थी। उदारवादी सरकार से नाराज हो गए। इस सारे से मदन मोहल्ले जी ने भी गिरफ्तारी दी। 9 जुलाई को इस सारे में सरकार 9 जुलाई 1930 को वायसराय ने गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज मतलब सब पार्टियों के लोग गोलमेज के चारों ओर बैठेंगे और बातचीत करेंगे। सम्मेलन का सुझाव रखा। कांग्रेस से भी बातचीत का प्रयास किया, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। 12 नवंबर 1930 को जो है सम्मेलन शुरू हो जाता है। सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड कर रहे थे। इम्पोर्टेंट है, 86 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। इंग्लैंड सरकार ने पहली बार, महत्वपूर्ण किस लिए था, पहली बार सभी भारतीय पार्टियों को बराबर का दर्जा देकर बातचीत शुरू की, इसलिए ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था। परंतु इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। सरकार भी यह महसूस करती थी किसी भी संवैधानिक प्रयास को जो है सफल बनाने के लिए कांग्रेस की जो भागीदारी है वो सबसे जरूरी है। तो कोई खास निर्णय नहीं हुआ। कांग्रेस के प्रति अपने व्यवहार में परिवर्तन किया आखिर में सरकार ने, और 26 जनवरी को 1931 को जो बड़े बड़े जो नेता थे उन सबको रिहा कर दिया जाता है। इसी बीच जो तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर जयकर ने सरकार और कांग्रेस के बीच में, ये लोग गोलमेज सम्मेलन में गए थे, इन्होंने मध्यस्थता करनी शुरू की कि कोई बातचीत चल पड़े, और ये मीडिएटर थे। इन परिणाम स्वरूप 17 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक गांधी जी और इरविन के बीच में बातचीत चलती है, और अंत में दोनों के बीच जो है एक समझौता हो जाता है, जिसको हमने भी पढ़ा, गांधी इरविन समझौता बोला जाता है, जो 5 मार्च 1931 को हुआ। समझौते की कुछ शर्तें रखी गई थी। समझौते की शर्तें सरकार ने और गांधी जी ने सबने जो स्वीकार की, हिंसात्मक कार्य करने वाले अपराधियों को जिन पर अपराध सिद्ध हुआ है उनको छोड़कर जो राजनीतिक बंदी हैं, राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए, बाकी जो भी बच गए। तो ये पहली शर्त थी। सरकार सभी अध्यादेशों और मुकदमों को वापस ले लेगी। जब्त की गई संपत्ति लौटा दी जाएगी। सरकार ऐसे लोगों को बंदी नहीं बनाएगी जो
शांतिपूर्ण धरना देंगे। कहाँ पर? शराब की दुकानों पर, अफीम की दुकानों पर और विदेशी वस्त्रों पर। इन दुकानों पर जो धरना देंगे उनको बंदी नहीं बनाएगी। और एक समुद्र तट से एक निश्चित दूरी पर रहने वाले लोगों को बिना कर के नमक एकत्र करने और बनाने की छूट होगी। छठा बिंदु, जमानतें और जुर्माने वसूल नहीं किए जाएंगे। जुर्माने वसूल नहीं किए जाएंगे। और ये जो शर्तें हैं ये थी इरविन के ऊपर, सरकार के ऊपर, इस बात को समझें। और नौकरी वापस लेने में उदार नीति अपनाई जाएगी। जो नौकरी जिन लोगों की छीन ली थी या लोगों ने छोड़ दी थी उनको वापस लेने में उदार नीति अपनाई जाएगी। गांधी जी ने भी कुछ शर्तें स्वीकार की। वो शर्तें क्या थी? सविनय अयोग्य आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस पुलिस जातियों की जांच की मांग नहीं करेगी। सेकंड जो सम्मेलन होगा, गोलमेज सम्मेलन, उसमें कांग्रेस भाग लेगी। बहिष्कार का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं होगा। और कांग्रेस द्वारा यह समझौता न माने जाने पर सरकार शांति और व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकेगी। तो ये सारी बातें गांधी जी ने मान ली। तो कुछ शर्तें सरकार ने मानी, कुछ इन्होंने मानी। तो अब इस समझौते का मूल्यांकन होता है कि समझौता ठीक था, गलत था, क्या बात थी इसमें। तो लोगों में जैसा कि काफ़ी निराशा इससे आती है कि भाई हम जीतने वाले थे। नेहरू को भी काफ़ी निराशा हुई। बोस ने जो है आलोचना की तीव्र, बोस ने तीव्र आलोचना क्या की? गांधी जी स्वराज और औपनिवेशिक शासन की बात तो भूल गए। गांधी जी स्वराज और औपनिवेशिक शासन की बात भूल गए हैं। युवा वर्ग में भी समझौते से बहुत नाराजगी थी। एक प्रमुख कारण था, युवा वर्ग चाहता था कि गांधी जी जो है भगत सिंह तथा उसके साथियों की जो सजा माफी के लिए बातचीत करें। लेकिन सजा माफी की बात को रखना था। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने भी, उन्होंने भी जो है समझौते को पूंजीपतियों के हित और किसानों के साथ धोखा बताया। तो परंतु मृदुला मुखर्जी क्या कहती हैं? ये रजनी पामदत्त तो इस प्रकार के विचार रखती हैं, लेकिन मृदुला मुखर्जी क्या कहती हैं कि समझौता उचित था। क्यों उचित था? क्योंकि आंदोलन में एक लंबा समय हो गया था, शिथिलता आने लगी थी, कमजोरी आने लगी थी। कुछ क्षेत्रों में आंदोलन चल रहा था, लेकिन सरकार प्रवरता का दबाव था। छिटपुट आंदोलन खत्म हो जाने पर कांग्रेस को स्वयं पीछे हटना पड़ता। तो स्वयं पीछे हटने से अच्छा था कि कुछ बातें मनवा कर हट जाएं। उनका मानना है कि जन आंदोलन की आयु बहुत लंबी नहीं होती है। ठीक है कि युवा वर्ग नाराज था, गुजरात के किसानों को जमीन वापस नहीं मिली। फिर भी जब जेल से हजारों सत्याग्रही वापस आए तो युद्ध स्थल से वैसे वापस आए जैसे युद्ध स्थल से विजयी होकर, विजय प्राप्त करके वो लौटे हैं। तो सिपाहियों जैसा सम्मान दिया गया। सरकारी पक्ष की प्रतिक्रिया से भी लगता है कि समझौते से कांग्रेस को लाभ हुआ। चर्चिल ने सरकार के द्वारा गांधी जी को बराबरी का दर्जा देने की आलोचना की। अब ब्रिटिश साम्राज्य अर्ध नंगे फकीर की कृपा पर निर्भर करता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये कुछ बातें हैं पक्ष और विपक्ष की जो हमने पढ़ी। उसके बाद कराची अधिवेशन में इस समझौते को स्वीकृति दी जाती है। कराची में अधिवेशन होता है 23 मार्च को। कब होता है?
23 मार्च 1931 को, और इसी जो है फांसी की सजा भी जो है दी गई थी भगत सिंह को और उसके साथियों को। यही दिन था। इसके कारण से युवा वर्ग में काफी असंतोष था। जब गांधी जी अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे तो काफी विरोध उनका हुआ। काले झंडे से प्रदर्शन किया गया, काले झंडों से। महात्मा गांधी तथा अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार पटेल ने सांत्वना देने का प्रयास किया। सरदार पटेल अध्यक्ष थे, उन्होंने सांत्वना देने का प्रयास किया और बड़ी मुश्किल से जो समझौता करके आए थे गांधी जी हीरोइन के साथ, उसको स्वीकार कराया और गांधी जी को सम्मेलन में, गोलमेज में भाग लेने के लिए कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधि तय कर दिया गया। तो ये हमने पढ़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण। फिर दोबारा जब बात नहीं बनती तो दूसरा चरण शुरू होता, दोबारा से ये आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन छिड़ जाता है। उसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे।